नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रोतेला। नोटबंदी पर विपक्ष कह रहा है सरकार फेल है। उधर सरकार कह रही है कि सर्वे देख लीजिए, हम तो फर्स्ट डिवीजन पास हैं। यानी 16 दिन से दंगल पर सरकार के 10 सवाल और 5 लाख लोगों के जवाब, और उस पर वार और पलटवार का सिलसिला। आखिर ये संग्राम कब तक? दरअसल विपक्ष जहां प्रधानमंत्री के सदन में रहकर जवाब देने पर अड़ा है, वहीं सरकार अपने पाले में अड़ी खड़ी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में बात सच और झूठ के दाग तक जा पहुंची है। यानी नोटबंदी पर जारी है महासंग्राम। प्रधानमंत्री जी आए, दिन भर सदन में हम लोगों की बात सुने। प्रधानमंत्री जी हाउस में आए और तब इसके ऊपर डिबेट शुरू होगी। ना विपक्ष की जीत, ना सरकार की हार। तमाम हालात के मद्देनजर नोटबंदी पर सियासी तमाशा लगातार जारी है। उम्मीद थी कि पीएम मोदी चुप्पी तोड़ेंगे तो विपक्ष की एकता की डोर भी टूट जाएगी। पीएम तो नहीं बोले, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन बोले तो डकैती और लूट जैसे शब्द सरकार के हिस्से में डाल दिए। It's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder from the government. नोटबंदी की व्यवस्था में मोदी सरकार को फेल करार दे दिया मनमोहन सिंह ने। I sincerely hope that the Prime Minister will, even at this late, लेकिन जनता के सर्वे में फर्स्ट डिवीजन पास होने का जश्न मनाते हुए सरकार ने पलटवार किया कि पूरा देश हमारे साथ है और अकेला विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक ऐप के जरिए जनता से 10 सवालों के जवाब मांगे थे। अब रिजल्ट का रंग चोखा बताते हुए सरकार का दावा है कि 93% जनता उनके साथ है। बकौल अदम गोंडवी साहब, विपक्ष की माने तो ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं और केवल सरकार की फाइलों का मौसम गुलाबी है। देश के अंदर 90 से लेकर 95% जनता जो अभी भी आसमान के नीचे लाइन पे खड़ी हो जाती है और रास्ते खड़ी हो जाती है, तो 90% लोगों ने इनके पक्ष में तो कैसे समर्थन दे दिया है कि इनके इस फैसले से सहमत है। ये बिल्कुल गलत है और फर्जी है, ये प्रायोजित है। लेकिन कम से कम जनता की तकलीफ देखते हुए अगर आपकी जानकारी में सब कुछ था तो तैयारी बहुत करनी थी। और फिर हम तो मोबाइल और स्मार्टफोन वाले लोग भी हैं। करीब 5 लाख लोगों ने 2.5 साल की सरकार को 10 सवाल में पास कर दिया। वहीं बीजेपी के शत्रु ने ट्विटर वाली चिड़िया से सर्वे पर संदेश भेजा है कि मूर्खों की दुनिया में जीना बंद करें। बहरहाल नोटबंदी पर जारी सियासी महासंग्राम के बीच सड़क से संसद तक सच और झूठ की लकीर खिंच गई है। अपने अपने दावों के दंगल में सवाल ये है कि 16 दिन से लाइन में खड़ी आवाम की अदालत में कौन पास और कौन फेल। अख्तियार किया है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। देश दिक्कतों के बीच लाइन में खड़ा है। संसद में महासंग्राम हो रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी कह रही है कि 2000 अलग अलग जगहों पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में
सहमति जताई गई लोगों द्वारा। 93% लोगों ने सहमति जताई कि नोटबंदी ठीक है और सिर्फ 2% लोग कहते हैं कि यह फैसला गलत है। और विपक्ष कह रहा है कि यह सर्वे सरासर झूठ गलत है, क्योंकि दिक्कतें आम जन की सड़क पर देखी जा रही हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास जा रहे हैं। अमिताभ सर, संसद में हंगामा, सड़क पर जनता और उन सबके बीच नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए एक सर्वे और सर्वे पर उठते सवाल। जी पंकज, देखिए स्थिति है, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता वाला देश, और अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 43% आबादी गांव में रहने वाली ऐसी है जो अभी भी खुले में शौच जाती है जी। उस और विश्व में जितनी बड़ी आबादी खुले में शौच जाती है उसकी 60% केवल भारत में रहती है। तो ऐसे मुल्क में एक एंड्रॉइड फोन के किसी ऐप पर रायशुमारी बहुत प्रामाणिक तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ठीक है, उसका भी एक महत्व है। प्रधानमंत्री ने अगर कोई राय जानने की कोशिश की तो मैं जमहूरियत में उसको भी गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं मानूंगा कि वो देश की प्रामाणिक राय है। क्योंकि इस 1.25 अरब की आबादी में एंड्रॉइड फोन रखने वाले, इंटरनेट कनेक्शन रखने वाले 5 लाख लोगों की राय देश की प्रतिनिधि राय नहीं हो सकती जी। मैं ये नहीं कहूंगा ये प्रायोजित है, ये मायावती जी कहें, अखिलेश जी कहें, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ये राय शुमारी, ये जनमत संग्रह इतना बड़ा नहीं है, इसका फलक इतना बड़ा नहीं है कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करे जी। और मसला ये नहीं कि सर्वे सच है कि सर्वे प्रायोजित है, मसला ये कि 16-17 दिन हो जाने के बाद भी स्थितियों में गुणात्मक सुधार क्यों नहीं? कौन क्या कह रहा है ये विषय नहीं है, राजनेता है, कुछ ना कुछ कहेंगे। आज सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए, फिर जी बैंकों के काउंटर पर नोट का जो बदली थी वो बंद हो जाएगी, कल सुबह से नहीं होगी। लेकिन 500 और 1000 के नोट पेट्रोल पंप पर चलेंगे, रेलवे टिकट में चलेंगे, दवाई की दुकान पर चलेंगे, सरकारी अस्पताल में चलेंगे। ये एक्सटेंशन शायद इस ओर भी इशारा करते हैं कि अभी तंत्र के पास तैयारी पूरी नहीं, अभी कैश की समस्या है देश में। नोट बदली में एक और समस्या आएगी, जो छोटा तबका है जिसके नोट रह गए 2, 4, 5, 10 और जिसके पास खाता नहीं है वो कहां जाएगा, ये एक व्यवहारिक समस्या आएगी। बहुत सारे मसले हैं और उन मसलों का उत्तर अभी हम 16-17 दिन में नहीं खोज पाए। मुझे लगता है ये सामूहिक दुख का विषय होना चाहिए। इस दुख में केवल विपक्ष ही नहीं, भाजपा को भी शामिल होना चाहिए जी। इतना बड़ा मुल्क, इतने संसाधनों से लैस, इतनी बड़ी मशीनरी, काम करने की बालों की फौज, इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम। आज हमारे किसी मित्र ने कहा कि जितनी जल्दी ये सर्वे आ गया 24 घंटे में, इतनी जल्दी अगर बैंकों में नोट पहुंच गए होते तो ये सर्वे की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, कोई संकट ही नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने आज एक बात अच्छी कही कि दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए, कोई एक देश जिसमें आप बैंक में पैसा जमा तो कर सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते हो। ये स्थिति 2 दिन 4 दिन तक तो समझ आती है। मुझे लगता है 16-17 दिन इतने बड़े मुल्क में ये स्थिति चले, ये हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। इससे निजात मिलनी ही चाहिए जी। और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल जुड़ रहा है, एक मजबूत पैनल। डॉक्टर सुरजीत सिंह डंग जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आसिफ रिजवी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से हमारे साथ। आसिफ वकार साहब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और अमिताभ सर पहले से ही जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरजीत सिंह डंग से करना चाहेंगे। डंग साहब, 16-17 दिन बीत गए, अमिताभ सर को भी आपने सुना होगा और उसके बाद आपका एक सर्वे भी आता है, लेकिन सवाल स्थितियों को लेकर है, परिस्थितियों को लेकर है जो आज तक नहीं सुधार पाए हम।
क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं अमिताभ जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, देश के यशस्वी लोगों में हैं। मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूं, ये जनमत संग्रह नहीं था, सर्वेक्षण था। सर्वेक्षण तभी किया जाता है जब आप किसी भी विषय पर समाज के लोगों की राय जानना चाहते हैं, और ये राय जानी गई। ये इसमें कहीं कोई जरा सा भी संदेह नहीं है कि यह कठिनाई जन सामान्य को हो रही है, लगभग हर वर्ग को हो रही है। मगर ये सारी कठिनाई अपने स्थान पर है, मगर एक बहुत बड़ी बात, जिन लोगों ने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए दबा के रखे हुए हैं, सबसे अधिक प्रभावित वही हैं। और सामान्य जनता जो है वो इतनी राहत महसूस कर रही है, क्योंकि मैं जन सामान्य से जुड़ा हुआ हूं। लोग आते हैं, कहते हैं साहब ठीक है, हम तो लाइन लगाते हैं सिनेमा का टिकट खरीदने पे भी, हम लाइन लगाते हैं, वो जियो का एक आया था उसके लिए भी लगाए लाइन तो हम लगाते रहते हैं। मगर ये मोदी जी ने बहुत बड़े साहस का काम किया है कि विमुद्रीकरण करके जो लाखों करोड़ रुपया लोगों ने दबा के रखा हुआ था 70 साल तक, जो पैसा दबा करके विभिन्न प्रकार की सरकारों में आता रहा, नंबर एक, उससे निजात मिलेगी। और दूसरा, जो फेक करेंसी, हमारे पड़ोसी देश ने फेक करेंसी यहां झोंक रखी थी, और इससे बड़ा इसका कोई सबूत नहीं हो सकता कि जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण हुआ है, वैसे ही कश्मीर की घाटी में जो खुराफाती तत्व थे उन्होंने पत्थरबाजी बंद कर दी। तो इन सारी चीजों को जब आप तौलेंगे तो ये लगेगा कि सामान्य जनता कुछ दिनों के लिए कष्ट पा सकती है, मगर देश का बहुत बड़ा भला होने वाला है। और अब जो के संज्ञान में ला दूं, ठीक है, आपकी बात आ गई डंग साहब, आपकी बात आ गई। दो बातें आपके संज्ञान में ला दूं। आज दिल्ली में 2 लोग पकड़े गए 27 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ। 27 लाख रुपए उन लोगों के पास नई करेंसी कैसे आई? हाँ, जब पैसा दे नहीं रहा इस एटीएम से। मेरी बात सुन लो, गुजरात में नकली नोट मिला, मुकदमा हुआ। ये नकली नोट कहां से आया? और सुन लो डंग साहब, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के पास नए नोट मिले, ये कैसे पहुंचे? ये 3 तस्वीर मैंने सामने रखी। ये तो और भी चिंता का विषय है कि जो मारे गए लोग, उनके पास नोट कैसे पहुंचे। इसका मतलब कि एक इस प्रकार का संगठन है जो आतंकवादियों को नए नोट भी सप्लाई कर रहा है। ये तो चिंता का विषय है। इसमें मोदी पर नाराज होने की बात नहीं है, मगर जो लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपया आ रहा था, सरकार क्या कर रही है? ये जिम्मेदारी, अरे ये जिम्मेदारी पंकज रौतेला की है क्या? इसीलिए सरकार ने चेंज किया है। सरकार जिम्मेदारी से भाग थोड़ी रही सरकार। ये जिम्मेदारी किसकी है? भाग रही है सरकार की जिम्मेदारी है। चीजों में चाहेंगे कि 100% है जिम्मेदारी सरकार की। सरकार स्वीकार करती है, सरकार कहती है कि कुछ दिनों के लिए जनता को कष्ट होगा। मैं कहता हूं फैसला अच्छा, लेकिन 16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, ये जो सड़क पर कोहराम है, ये इतना बड़ा मुल्क क्यों नहीं संभाल पा रहा है? बकार साहब, सरकार जनता के हित के लिए कोहराम कब तक चलेगा? बकार साहब, इससे भी कड़े कदम उठाएगी। देखिए, ये देखिए, सवाल ये है, सवाल ये आएंगे आपके पास। हो सकता है कुछ दिन और ये कष्ट उठाना पड़े, मगर जब बड़ा हित करना लगातार नहीं, देश का बड़ा हित करना होता है तो इस प्रकार के कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सुन लिया, मोदी जी की इतनी कमी जरूर रही गई। ये गलती है उनकी कि उन्होंने पहले लोगों को बता नहीं दिया कि डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, लाखों करोड़ रुपए फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। वकार साहब प्लीज। नहीं, आप मजाक का विषय नहीं है ये भैया। डंग साहब, सत्ता चल रही है, कहाँ बोलने देंगे? वकार साहब, ये सही बोले या गलत बोले, इनकी सुनो, वरना इनके पास सर्टिफिकेट रखा है देशद्रोही का। देखिए अमिताभ जी, आपने देश हित में जो बात कही वो तो है ही। राष्ट्र विरोधी जितनी शक्तियां हैं, सबका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, करती रहेगी और करती रही है। लोग हैं
और मैं समझता हूं डंग साहब इस बात से परेशान है कि डंग साहब अपनी बात ना समझा पा रहे हैं, ना लोग इनकी बात समझ पा रहे हैं। जो सर्वे की बात सामने आ रही है, तो सर्वे कहां हुआ है, किन लोगों से किया गया है, कहां पूछा गया है, ये कुछ खुद नहीं आया है। मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही कि कौन सा बैंक ऐसा दुनिया का है कि जहां पैसा जमा तो करिए लेकिन निकालिए नहीं। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, लगभग 25 साल पुरानी बात। हमारे यहाँ लखनऊ में एक जगह है राजाजीपुरम। तो राजाजीपुरम में एक कंपनी आई और उसने एक कंपनी बोर्ड लगाया अपना प्राइवेट लिमिटेड, और उसने कहा कि हम 15 दिन में रुपया डबल कर देंगे आपका। तो 5,000 रुपए के वो 10,000 रुपए देने लगा। अमिताभ जी गौर से सुनिएगा। तो जब सुबह उसके किया, लोग जाके पैसा कुछ लोगों ने जमा किया, पहले डर डर के जमा किया, फिर थोड़ा सा और लोग जमा करने लगे। तो उसका तरीका यह था कि जो पैसा जमा करने वाले लोग थे वहां वो जाके 50,000, 25,000, 30,000 जमा करें, और जमा करने वाले काउंटर थे 20, लेकिन जो वो डबल करके वापस कर रहा था वहां के ऊपर सिर्फ एक काउंटर था, और एक काउंटर पर भी 10 तरह के फॉर्म दस्तखत होते थे, जांच होती थी, ये करिए और वो करिए और अंगूठा लगाइए। तो सुबह से शाम तक जमा तो हो रहा है करोड़ों रुपया, और जो निकल के वापस आ रहा है वो निकल के 20 लोगों को, 25 लोगों को वापस कर रहा है, और आखिर में वही हुआ, आखिर में जो होता है इस तरह के लोगों का। तो ये बता दीजिए कि जब देश, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, मैं मोदी जी से सिर्फ छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, 29 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में जो कानून चल रहा है, उस कानून को आप 129 करोड़ वाले मुल्क में लागू कर देंगे, तो आपने इसकी तैयारी क्या की थी? हमारे मुल्क में 80% आदमी मजदूरी करता है, मजदूरदार आदमी है। तो आपने इस मजदूरदार जो मुल्क है, इसके लिए कौन सी ऐसी तैयारी की थी? ये तो वाला सिस्टम हो गया साहब। कोलाबा में जो लोग रहते थे उनका कानून धारावी की जो झोपड़पट्टी थी उस पर लागू कर दिया। तो आपने उसके लिए कुछ तरीका होता है, कोई तैयारी होती है। आपने बिना तैयारी के, बिना किसी प्रिकॉशंस के आपने इतना बड़ा कानून लागू कर दिया है। कल को इस तरह मारामारी शुरू हो जाएगी लोगों के घर में। अभी तो चलो आपने लागू किया था, सब्जी के पैसे थे, अभी सब्जी के पैसे खत्म होंगे। अगर आपने जिस तरह से, चलिए आपका शुक्रिया है कि आपने कुछ डेट बढ़ा दी है पेट्रोल पंप वगैरह पे, वरना जो ट्रक जहां पर खड़ा हुआ है वहीं खड़ा हो जाएगा। आप रुपया दे रहे हो 2,000, और ट्रक में डीजल पड़ना है 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का। तो कैसे आदमी आगे बढ़ेगा, कैसे सामान पहुंचेंगे, किस तरह से? क्या आप बिल्कुल एक आपातकाल की स्थिति हो जाएगी। लोग जो जहां पर खड़ा हुआ है वहां लूट लिया जाएगा, राशन लूट लेंगे लोग, सब्जियां लूट लेंगे लोग। आपने इसकी कौन सी तैयारी की है? आपको देश को बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब राज्यसभा में आज आप गए थे तो आपको बात करना चाहिए थी, आपको लोगों के सवाल सुनना चाहिए थे, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए था। ये तो एक हिटलरशाही हो गई है कि आपने जो भी चाहा अपनी मर्जी से आपने लागू कर दिया है। ना आप किसी की सुन रहे हैं, ना आप किसी की मान रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी बता भी नहीं रहे हैं। आप किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। जो लोकसभा में और राज्यसभा में लोग बैठे हुए हैं वो भी इसी आवाम के द्वारा चुनकर गए हुए लोग हैं। अगर वो देश हित में आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री। थोड़ा रुकिए, मैं कांग्रेस के मित्र को बहस में ले आऊं। रिजवी साहब, मेरा सवाल, मैं अर्थशास्त्री नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी इस मुल्क का। मैंने आज अपने बैंक में, HDFC में अपना चेक भेजा, 24,000 रुपए जो लेजिटिमेट लिमिट है उसका। मैनेजर ने कहा कैश नहीं है इसलिए पैसा नहीं दे पाऊंगा। नोटबंदी का 17वां दिन 24,000, महज 24,000 का चेक HDFC बैंक ने ये कह के वापस भेज दिया कि कैश नहीं है, जब आएगा तब आना। क्या करें रिजवी साहब? मैं नहीं जानता मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता अरुण जेटली क्या कह रहे हैं। मुझे तो ये समझाओ मैं क्या करूं? देखिए सर, यही भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश को नया राजा दिया है, वो राजा लोकतंत्र की हत्या इस प्रकार कर रहा है, ये तो अब पब्लिक के सामने आ गया है। आप बताइए, ये पहले हमारे हमने देखा ऐसा बादशाह है जो पहले दवाई खाता है, दवाई से वो बीमार हो जाता है, और फिर वो डॉक्टर पास जाके पूछता है ये बताओ ये दवाई सही असर कर रही है या गलत असर कर रही है। पहले आपने नोटबंदी लागू कर दी, पहले आपने जो है सब कुछ कर दिया, अब आप जनता की राय ले रहे हो 17 दिन बाद, जब बैंक वाले परेशान हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया, जब देश में 50 लोग इस बात को लेकर मर गए। दूसरी बात,
बड़ी हंसी आ रही है इस बात के ऊपर। मुझे लग रहा है देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आप बताओ। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने वित्त मंत्री को बताया ही नहीं था और 6 महीने से मैं तैयारी कर रहा था, और जब पार्लियामेंट में बोलने की बात आ रही है तो बोल रहे हैं जवाब वित्त मंत्री देंगे। अरे भैया, जब तुमने प्लान बनाया, वित्त ही नहीं था, तो वित्त मंत्री क्यों बोले कि आप आके बोलो? आप भाग क्यों रहे हो? आप पार्लियामेंट की कमेटी बना के इस पर जांच करने से क्यों भाग रहे हो? सबसे बड़ी बात जो आपको देखनी पड़ेगी कि देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलने से भाग रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि वित्त मंत्री बोलेंगे, जबकि सारे चैनलों पर वो कह चुके हैं कि वित्त मंत्री को भी इसके बारे में नहीं पता था। मैं पूछ रहा हूँ, क्या मेरे को मेरे अकाउंट से पैसा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? रिजवी साहब, मैं पूछ रहा हूं, मेरे को मेरे अकाउंट से पैसा नहीं मिल रहा, मेरा वैलिड खाता है, नियमों का पालन करता हूं, फिर मेरा पैसा मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अब लोकतंत्र खत्म हो गया, अब देश में राजशाही चल रही है। मैं इसका जवाब देश में एक बादशाह बैठा है, वो इस बात का फैसला लेगा कि आपका पैसा आपको मिले या ना मिले। मैं इसका जवाब देश के बादशाह ने हुक्म पारित कर दिया है कि हमने ये नियम पारित कर दिया कि 24 मिलेगा और 24 में हम कितना देंगे कितना नहीं देंगे, इसके लिए ये भी डिसाइड हम करेंगे। और आप सोच के देखिए, देश का प्रधानमंत्री राजवीर जादौन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। जब कभी किसी हम राजवीर जादौन साहब, आपका भी स्वागत है। चर्चा अपनी बात रख दूं, रौतेला जी इजाजत है मुझे? जी 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 देखिए, आपने भी एक बात कही कि मेरा ही चेक मुझे लौटा दिया गया जबकि आपके अकाउंट में पैसा है, और कहा गया कि बैंक में पैसा नहीं है इसलिए आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये खाली आपके साथ परेशानी नहीं है, बहुत से बैंकों में ऐसा हो रहा है कि 24,000 रुपए आप एक हफ्ते में चेक से निकाल सकते हैं, लेकिन जब चेक लेके पहुंचिए तो कहीं कोई बैंक कह रहा है साहब हम 2,000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम 4,000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम 5,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कैश नहीं है। तो अमिताभ जी, आप जब एक आम जिंदगी में किसी को चेक देते हैं और हमारी गलती से चेक बाउंस हो जाता है और पैसे दूसरी पार्टी को नहीं मिल पाते हैं, तो अधिकार होता है उस आदमी को जिसका चेक जिसको पैसे नहीं मिले हैं वो हमारे खिलाफ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराए और हम पर मुकदमा कायम हो जाए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त देश की स्थिति इसी तरह की हो गई है कि हम अपने ही पैसे लेने के लिए, जो बैंक हमें चेक ऑथोराइज कर रहा है कि आप इस बैंक से पैसे ले सकते हैं और पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं समझता हूं बैंक को लिख के देना चाहिए कि पैसे क्यों नहीं दे पा रहा है, और उसके बाद में कानूनी सलाह लेकर जिम्मेदार आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। जी अमिताभ सर। ठीक बात हमारे साथ किस जी राजवीर जी जुड़ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। जी राजवीर जी, मुझे ये बताइए, आप किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, किसानों की स्थिति क्या है? क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था बहुत कुछ आज भी खेती पर ही टिकती है। रबी की फसल की बुवाई का मौसम है, किसानों की खेत की गांव की तस्वीर क्या है? अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको कि गांव और खेत की स्थिति, बुवाई का मौसम है कि एक्चुअल परेशान किसान है, वो मजदूर है। ना तो कोई नेता परेशान है, ना कोई उद्योगपति परेशान है, ना कोई व्यवसायी परेशान है। ये परेशान है तो केवल अपना पैसा ठिकाने लगाने में परेशान है। एक्चुअल जो जान पर बीत रही है वो किसान के ऊपर बीत रही है। थोड़ा सा सरकार को गांव देहात के बैंकों में पैसा भेजना चाहिए। जो भी पैसा जा रहा है शहर के बड़े बड़े बैंकों में जा रहा है, वहां पर पैसा बढ़ रहा है। गांव के दूर दराज के जो बैंक हैं उनमें करेंसी नहीं पहुंच रही, नया पैसा नहीं पहुंच रहा है, और जो पहले से 100-50 का नोट है वो भी नहीं पहुंच रहा है। वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं पैसे का। उसको खाद खरीदना, बीज खरीदना है, खेत की बुवाई करना है, मजदूरों को पैसा देना है, उसके सामने जरूर परेशानी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन सारी परेशानियों के बावजूद अलाउ कर दिया पुराने किसान होने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, सरकार, राजवीर जी, सरकार तो ये कह रही है कि हमने पुराने नोट अलाउ कर दिए खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने में तो यही आ रहा है, टीवी पर यही आ रहा है। लेकिन अभी जो खरीद केंद्र हैं उनके इंचार्ज और जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं
कि मेरे पास अभी पर कोई सर्कुलर नहीं आया, कोई हमारे पास आदेश नहीं आया है। जब तक आदेश लिखित में नहीं आएगा तब तक हम ये पुराने नोट नहीं लेंगे। आज की कंडीशन ये है। टीवी पर जरूर सुनने को आ रहा, लेकिन अभी प्रेजेंट में और प्रैक्टिकल में फील्ड पे नहीं गया है। देख लो टीवी में क्या बोलो और जमीन पर क्या होता है। टीवी में तो कह दिया शादी वाले को 2.5 लाख, मिला नहीं किसी को। टीवी पे आ गया किसानों को पुराने नोट चलाने की छूट, प्राविधान खाद और बीज के लिए मिल नहीं रहा। जरा आप बहुत आदरणीय हैं। अगर आप धीरे भी बोलेंगे तो तथ्य ही रहेंगे, और जोर बोलेंगे तो उससे असत्य सत्य नहीं हो जाएगा। आप मेरे ऊपर मानसिक दबाव डालने की चेष्टा न कीजिए। अरे साहब, पूरे देश के ऊपर मानसिक दबाव डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। हमें अवसर मिला है बोल लेने दीजिए। देखिए, नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा डंग साहब। आप यहाँ से भाग नहीं सकते जिम्मेदारी से। लोकसभा में प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग रहे हैं, तो इस तरह कैसे काम चलेगा? आपसे सवाल पे आपसे जो जोर जोर चिल्ला रहे हैं, इनके नेता भी कहते हैं कि नोटबंदी जो की आपने, डिमोनेटाइजेशन क्या, विमुद्रीकरण क्या, वो ठीक है। उनका आप ये बताओ साहब कि किसान को बीज कैसे मिलेगा, अस्पताल में बंद आदमी को खर्चा कैसे मिलेगा? इनकार नहीं है, ये हमारा पैसा हमें वापस कैसे मिलेगा? मगर बड़े चीज को पाने के लिए छोटे मोटे बलिदान करने पड़ते हैं। छोटे बलिदान जैसे इस देश से 7 लोग तक मर चुके हैं, छोटा बलिदान है। कुछ दिनों का कष्ट है, 75 आदमी मर चुके हैं। देश का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। आप देख लीजिए ना, 75 आदमी को शहीद करने के बाद ममता ये बता रहे हैं कि छोटा बलिदान है। उनके यहाँ जनधन बताओ, खातों में 2.5 लाख रुपए, जंग साहब, लाखों खातों में जंग साहब, करना पड़ेगा। रबी की फसल की कुर्बानी दे दे, रबी की फसल की कुर्बानी दे दे। आप खुश? कहाँ डालेगा? अकाउंट में कभी ना आता। जंग साहब, सवाल भी सुन लीजिए। क्या मेरा प्रश्न, रबी की फसल की कुर्बानी दे दे, आप खुश हो जाएंगे? आप या तो आपके कान बंद हैं। अभी एक किसान नेता जादव जी खुद कह रहे हैं कि कुछ दिनों का कष्ट है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसी परेशानी नहीं है, हम काम कर रहे हैं। कहाँ दिक्कत है आपको? नहीं कहा। आप रबी की फसल खराब कर देंगे, ठीक है। आप सारे लोगों को दिवालिया बना देंगे और बेईमानों के साथ हमारे सामने बेईमान कह रहे हैं। कितने लोग लाइन में लगे? सब बेईमान है। किसान बेईमान है, जो परेशान है वो बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ठीक है। शर्म करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देश के महान लोग लाइन में लगे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं आज बेईमान कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप देश की जनता को, देश के किसान को, जो आपको खिला रहा है, जो आपको पाल रहा है, आप उसको बेईमान कह रहे हैं। आपको आप किसान को बेईमान कह रहे हैं। बुद्धिजीवी को तो बचा के रखिए, ब्रेक पर जा रहे हैं और एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। आप उन्हें बेईमान कह रहे हैं, आप उन्हें चोर कह रहे हैं। आप विजय माल्या को चोर नहीं कहते, उसको डिफॉल्टर कहते हैं। अपनी किसान को चोर कह रहे हैं। पूरा देश देख रहा है इस चैनल को। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं विजय माल्या चोर नहीं है, ललित मोदी चोर नहीं है, और किसान चोर है। नोटबंदी पर जारी है महासंग्राम, और महासंग्राम के बीच एक जबरदस्त बहस, और उस बहस में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सीधे चल रहे हैं अमिताभ सर के पास, क्योंकि सवाल अहम ये था कि अभी डंग साहब ने कहा था, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बलिदान चाहता है। कई लोगों की मौत देश के अलग अलग कोनों से हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी को लेकर लाइन में खड़े थे। किसी के घर में शादी थी, दिल का दौरा पड़ा, वैसे मौत, और साथ ही साथ फसल भी अब बर्बाद होने वाली है अगर पैसा नहीं मिलता है। अमिताभ सर, और ज्यादा बलिदान चाहिए क्या? मैं डंग साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। डंग साहब बड़े पुराने नेता हैं और बहुत संजीदा राजनेता हैं। मैं बहुत विनम्रता से उनसे पूछना चाहूंगा, 70-72 लोगों ने जिंदगियां दे दी, कई बेटियों की डोली उठनी थी, उनके पिता की, भाई की अर्थी उठ गई, लाखों करोड़ों किसान परेशान, रोजंदारी पर, दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वापस जा रहा है, नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से। ये बलिदान कम है क्या? आदमी को दवा नहीं मिल पा रही समय पर, अस्पताल में बवाल हो रहा है। आपके केंद्रीय मंत्री अपने भाई का शव तब ले पाए अस्पताल से
जब चेक से पेमेंट किया, पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया अस्पताल ने। तो जब केंद्रीय मंत्री से अस्पताल नोट नहीं ले रहा तो ननकू से कैसे ले लेगा डंग साहब? कितनी कुर्बानी और कब तक? मैं अपनी बात कहूं, आप समाप्त कर चुके? बिल्कुल, मैं अपनी बात कहूं? जी सर, जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि लोगों को कष्ट नहीं है। कष्ट है, और जब इस प्रकार के कठोर कदम उठाए जाते हैं तो कष्ट होता ही है। ये बहुत दुख की बात है। जो आप आंकड़े दे रहे हैं, पता नहीं क्या सही है, क्योंकि उनको कहीं से कंफर्म किया नहीं जा सकता। जो लोग लाइन में लगे, जिनका देहांत हुआ, वो बहुत दुख की बात है। और जो छोटे अमिताभ जी, आपके आंकड़ों पर भी सवाल खड़ा हो गया यहाँ। दिया ही नहीं कोई। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वही सच, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खड़ा हो वही देशभक्त, और बाकी सब झूठे, मक्कार, गद्दार, बेईमान, पूरा देश जो है वो जो इनका विरोध कर दे, मंत्री जी के भाई का हो रहा था, वो देशद्रोही भी है, गद्दार भी है, बेईमान भी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कहे वही सच है। पड़ने पर वहां जाता है, मगर ये बहुत रेयर है, कम है। मेरा कहना यह है कि जब इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे तो इस प्रकार के कदमों में कुछ न कुछ कष्ट होना स्वाभाविक है। और ये सरकार जो समस्याएं आ रही हैं, एक एक करके उन समस्याओं को सुलझाने की व्यावहारिक क्या तरीका है वो कर रही है। इसमें बहुत अधिक आलोचना का विषय जरूर है। आपके पास इतनी ही बात अच्छी है कि सरकार प्रयास कर रही है, मगर जब मैं सामान्य आदमी से जब मैं सामान्य आदमी से मिलता हूँ, जब मैं सामान्य आदमी से मिलता हूँ, भैया आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये सवाल आपसे, आज आपने किसी बड़े अधिकारी को, उन्होंने कहा आपने किसी एमएलए एमपी को लाइन में लगे देखा क्या? जिन्होंने कर रहा हूं, क्या आपने किसी एमएलए को, एमपी को लाइन में देखा? किसी कलेक्टर कप्तान को देखा? किसी बड़े उद्योगपति को देखा? सारी कुर्बानी गरीब देगा क्या? जी अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। 10 सेकंड में इस बात को लेकर कहना चाहूंगा कि देश का प्रतिष्ठित समाचार चैनल दुनिया इसको देख रही है। हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि अपने अपने बारी पर अपनी अपनी बात रखें। इसमें कोई ऐसा ना करें कि दूसरे में डिस्टर्ब करें। रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने महानुभावों के आपने नाम लिए, कोई व्यक्ति लाइन में नहीं लगा। लाइन में केवल किसान लगा हुआ है, मजदूर लगा हुआ है, और आम आदमी जो रोज कमाने खाने वाला वो लगा हुआ है। किसानों के प्रति जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि 500 और 1000 का नोट पुराना लेंगे, ये बहुत देर से उठाया गया कदम है। और आज की तारीख में इस कदम को उठाने के बावजूद भी किसान को गांव के बैंक में, या किसान का खाता जिन बैंक में है उसमें उसको करेंसी नहीं मिल पा रही है। इससे रबी की फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है। इससे देश का नुकसान होगा, हिंदुस्तान का नुकसान होगा, और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा इसका। मैं चाहता हूं कि 2000 के नोटों की जगह पे 500 के नोट जो नए करेंसी लाए हैं सरकार के लोग, वो गांव में और देहात के बैंकों में पहुंचाएं, क्योंकि 2000 का रुपया अगर किसी को बाय द वे मिल भी जाता है तो कोई उसका चेंज देने को तैयार नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि कोई भी बड़ा आदमी लाइन में बिल्कुल नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि बड़ा आदमी आज भी इंतजार कर रहा है अपनी ब्लैक मनी को हाइड करने के लिए, कि हो सकता है कोई सरकार की तरफ से ऐसा कदम आ जाए जिससे हमें कोई रास्ता मिल जाए और हम उससे निकल जाएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक, आपका सुझाव अच्छा है। गांव में 500 की करेंसी जानी चाहिए 2000 की बजाय। अच्छा सुझाव है। असीम वकार साहब, कोई एमएलए, कोई एमपी, बिल्कुल ठीक, कोई कलेक्टर, कोई कप्तान, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लाइन में क्यों नहीं? क्या वो लोग व्रत रख रहे हैं? उनके परिवार खाना नहीं खा रहे, और अगर खा रहे तो लाइन में क्यों नहीं? 86% मुद्रा बंद हो गई देश में। 86% ऑफ द टोटल करेंसी। इतना बड़ा वर्ग, बड़े व्यापारी, सांसद, विधायक और आईएएस, आईपीएस, ये लोग लाइन में क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल अमिताभ जी यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि डंग साहब किसी भी चीज को, या भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले को सीरियसली ले ही नहीं रही है। अभी आपने एक बात ये कही कि जो 27 लाख रुपया नए करेंसी में दिल्ली में पकड़ा गया है, ये 27 लाख रुपया कहां से आया? जब आप 2000 और 4000 रुपए दे रहे हो तो आपको एक सिंसियर राजनेता की तरह से यहां जवाब देना चाहिए था
कि 27 लाख रुपए लेकर घूमने वाले लोग कौन हैं, इनको 27 लाख रुपए किसने दिए हैं, किस बैंक से लेके आए हैं, कहां से बदली किया है, ये पूरी जांच होने के बाद अब तक के पूरा का पूरा गैंग और रैकेट देश के सामने आ जाना चाहिए था। आपको नहीं पता है, मीडिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ये बात फैली हुई है। आरबीआई भी जानती है कि कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30% पे पुरानी करेंसी को लोग नई करेंसी में बदले ले रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदल रहे हैं, और इतना पैसा कैसे कहां पे आया है? आप दुनिया में बात करते हो कि हम जांच करके फौरन पकड़ लेंगे, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास रहा है, हमारे पास ईडी है, और अभी तक के आपने एक भी ऐसे आदमी को ब्लैक मनी जो वाइट कर रहा है उसको आपने नहीं पकड़ा। इसके पीछे रीजन क्या है आपको बताना पड़ेगा देश को। दूसरी बात जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारा मुल्क 80% हमारे मुल्क की आबादी मजदूरदार है, जो रोज खाती है। किसी के पास 5,000 रुपए पूंजी थी, किसी के पास 4,000 रुपए पूंजी थी, किसी के पास 10,000 रुपए पूंजी थी। और ये वो लोग हैं मजदूरदार जो रोज के रोज राशन भी कैश खरीदते हैं, सब्जियां भी लेकर आते हैं, और इनके पास महीने में राशन नहीं आता है। ये सुबह मेहनत करते हैं, शाम को निकलते हैं, राशन लेकर घर आते हैं, और उसके बाद अपने घर में रोटी पका के बच्चों को खिलाते हैं। ये वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। आपको इनकी फिक्र होना चाहिए थी, आपको सोचना चाहिए था कि ये जो 80% आबादी है, इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप तैयारी कर रहे थे 6 महीने से, आप 1 साल से तैयारी करते। वकार भाई आपकी बात आई, मैं रिजवी साहब से भी पूछ लूं, मैं रिजवी साहब से भी पूछ लूं। असीम भाई 16% से रिजवी साहब 50% मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने वकार साहब से पूछा, उसके बाद ये बड़े लोग लाइन में क्यों नहीं? क्या कुर्बानी देने का जिम्मा केवल गरीब का, मजदूर का, किसान का और मिडिल क्लास का है? रिजवी साहब, ये बड़े लोग भी कुर्बानी देंगे? देखिए ये सरकारी बड़े लोग की है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के नेता नोटबंदी से 2 दिन पहले फेसबुक के ऊपर 2-2 हजार की नोटों की गड्डी लेके जो है फेसबुक पे जो है अपडेट कर रहे हैं। तो ये तो देश को, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, दिल्ली में इतना पैसा मिले जा रहा है, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं तो उनके पास से, आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो उनके पास से पैसा बरामद हो रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि यदि उसी चीज बिल्कुल गुप्त थी तो गुप्त चीज का पैसा कहां गया अभी तो इनको पता है। बहुत ज्यादा करेंसी घूमी नहीं है, 2 मिनट में जांच कर सकते साहब 37 लाख रुपया किस अकाउंट से निकला था। अभी तो उनके पास अपडेट भी होगा कि साहब इस अकाउंट वाले को ये नंबर मैंने इसको दिए। इसका मतलब कि जो इस पूरे कवायद के अंदर, इस पूरे गेम के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है, और ये घोटाले की जांच करने के लिए पार्लियामेंट में ही मांग हो रही है साहब कि पार्लियामेंट की कमेटी बनानी चाहिए। यदि घोटाला नहीं हो, दिल्ली में 37 लाख रुपए कैसे मिल रहे हैं? नोट बाहर निकलने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कैसे हैं? आप बताइए, कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उनके पास नए नोट कैसे मिल रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ये नोट बाहर आने से पहले ये नोट किसी ना किसी को सप्लाई हुए, और जिनको सप्लाई हुए आज वही कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, तभी ये जेपीसी से भाग रहे हैं, तभी पार्लियामेंट की कमेटी नहीं बना रहे हैं, तभी पार्लियामेंट के। आप बताइए कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया जनता से, साहब को पता ही नहीं क्यों नहीं लगा? रिजवी साहब, ये सब बातें पुरानी, मैं पूछ रहा हूं इस देश का बड़ा आदमी लाइन में क्यों नहीं लगा? क्या केवल गरीब ही कुर्बानी दे? नहीं, बड़ा आदमी इसलिए नहीं लगा साहब, उसके संबंध है, वो तो अपने बदले अपने नौकर को खड़ा करके अपना चेक निकलवा के चला रहा है, बैंक मैनेजर को फोन करके कि इसको पैसा दे दो, और बैंक मैनेजर उसके चेक पे पैसा दिए दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को गरीब आदमी की फिक्र ही कहां है साहब? हम तो सत्ता में है ही नहीं, हम तो बता नहीं। यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए कि भैया आपने गरीबों के बारे में क्या सोचा? 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, 6 महीने से देश के प्रधान सरकार को यह पता ही नहीं था कि साहब हमारे टोल भी हैं। क्या गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, इसी के खाते में कुर्बानी आती है हमेशा? कभी ये कुर्बानी बड़े लोगों के खाते में नहीं आती, क्यों डंग साहब? हाँ, मैं उसी का जवाब देना चाहता हूं आपको। आप अपनी बात समाप्त कर लें तो मैं बताता हूं आपको। जी देखिए, ये कटु तथ्य है, ये कटु तथ्य है कि गरीब तबका, मजदूर तबका, छोटा किसान, सीमांत किसान
इस प्रकार के छोटी नौकरियां प्राइवेट करने वाला व्यक्ति ये रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, इसमें कहीं संदेह नहीं। और इसका भी आपने जो कहा कि बड़े लोग लाइन में नहीं लगे, लाइन में उन्होंने लोगों को लगवाया और लगवा करके पैसा निकलवाया, वो खुद तो कहीं जाएंगे नहीं। और इसीलिए हाथों में स्याही लगानी पड़ेगी साहब, और जिस दिन से हाथों में स्याही लगनी शुरू हुई ये लाइनें छोटी होनी शुरू हो गई। अरे लाइन कहीं छोटी नहीं है भैया, लाइन अभी भी बहुत बड़ी बड़ी है। और ये सारा पाप जिन लोगों के कारण देश के ऊपर ये पाप लदा है, ब्लैक मनी का, काले धन का, वो सबसे अधिक पीड़ित हैं। 70 साल 65 साल जिन्होंने लगातार राज किया, जिन्होंने स्टेट में 4-4 बार मुख्यमंत्री रह के यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्य किया, जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि टिकट वहां 250 लोगों का 70% बेचे जाते, काली मनी विदेश के अंदर है। 250 लोगों को टाइट करके पकड़ के 70% विदेश में रखी काली मनी नहीं ला पा रहे हैं, उनको और 125 करोड़ लोगों पे 30% के लिए आप इंडा चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमें फिक्र है देश की जनता की। ऐसी स्थिति में वो लाइन में क्यों लगेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स में एक बहुत बड़ा वर्ग ये भ्रष्ट नहीं है? क्या आप कहना चाहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं सारे के सारे दूध के धुले हैं? मैं तो कहता हूं अपवाद स्वरूप कुछ अच्छे होंगे, वो चाहे किसी पार्टी में हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी उसमें क्षमा करने को तैयार नहीं हूं, यहां भी होंगे लोग, जरूर होंगे। इसलिए ये कठिनाई देश को कुछ दिनों के लिए सहनी पड़ेगी, और ये कठिनाई जैसे ही ये व्यावहारिक सारी समस्याएं हल होंगी उसके बाद देश का एक नया भविष्य खड़ा होगा, एक नया भारत इसमें से निकल करके आएगा, जो गरीब के लिए होगा, मजदूर के लिए होगा, बेरोजगार नौजवान के लिए होगा। जब देश में ये जैसे 100 दिन में काला धन विदेश का आ रहा था कराने में तब भी कहा गया था यही बात, तो हमारे यहाँ ये बातें बहुत सुन लिया साहब चुनाव प्रचार के अंदर। हमने चुनाव प्रचार में बहुत सुन लिया कि 100 दिन में काला धन विदेश से ना ला पाऊं तो आ गया काला धन सारा, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अरे आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 70% काला धन विदेशों में रखा है 250 लोगों के पास, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? 30% के लिए देश के किसान को, पूरी जनता को परेशान कर रहे हो। 70% जिन 250 लोगों के पास है उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? क्योंकि उनसे कमीशन खाए हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, उन्होंने सारे पैसे कर रहे हैं, आप भी करोगे। मैं सर एक बात और कहना चाह रहा हूं, इसीलिए ये आलोचना मैं आज डंग साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? देश के बाहर के डंग साहब करते हैं, 250 लोगों को परेशान नहीं करेंगे, और 70% पैसे के लिए जो विदेश में रखा है हम 30% पैसे के लिए देश के एक एक व्यक्ति को परेशान कर देंगे। शर्म नहीं आ रही है ये बात करना चाहता हूँ। और आतंकवादी मरा तो उसके जनाब डंग साहब, जनाब डंग साहब तैयारी करने पर तो ये सब कर लेते। जनाब डंग साहब, मैं आपसे गुजारिश गुजारिश करना चाहता हूँ, सुन तो लीजिए सर आप। अरे आप भी प्रधानमंत्री जी हो गए, क्या आप भी सुनने को तैयार नहीं है? हम सुनेंगे नहीं, हमारे पास सर्टिफिकेट है देशद्रोही का देने का, बातें रहेंगे बस। हमारे खिलाफ बोले सर्टिफिकेट दो देशद्रोही, सारा देश देशद्रोही हो गया, केवल भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। थोड़ा शांत तो करा दीजिए, बहुत लोकतंत्र है ही नहीं भैया, लोकतंत्र समय नहीं है हमारे पास। बहुत जेन्युइन सवाल उठाने जा रहा हूँ। डंग साहब से आपके चैनल पर एक वादा मांगने जा रहा हूँ। सर्वे कराया, ठीक है डंग साहब, 4% का डंग साहब, ठीक है वकार साहब जल्दी अपनी बात रखें। आप सुन लीजिए सर, 90% लोगों ने अरे डंग साहब बंदी को, विमुद्रीकरण को समर्थन दिया। ठीक है, देखिए डंग साहब, आप देखिए तो मैं के न्यूज के माध्यम से आज डंग साहब से एक वादा चाहता हूँ, राजनीतिज्ञों के गले न उतरता होगा कि विरोध हमारे एक तरफ जो भी सर्वेक्षण और हमारे हिंदुस्तान के जो भी करे वो किसानों का लोन। ठीक है डंग साहब, आपकी बात आ रही है, सुना है। आप बाकी बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ करते आए हैं, आपसे ये वादा चाहता हूँ, निर्णय लेने की क्षमता, आपसे ये वादा चाहता हूँ। सर भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग वही बोलेगी, हम ही बोलेंगे, हम ही अपनी पीठ दबाएंगे, हम ही नियम बनाएंगे। बात आ रही है, अमिताभ सर के पास जा रहे हैं संपादक की टिप्पणी के लिए। अमिताभ सर प्लीज, इमरजेंसी में लोग भारतीय जनता पार्टी बात आ गई। डंग साहब आप भी शांत हो जाइए, वकार साहब आप भी, सबकी बात आ गई। रिजवी साहब आवाज नहीं, बिल्कुल बात आ गई सबकी। पूरी बहस का निचोड़ जो मुझे समझ आया वो ये आया, गांव परेशान हो गया, मजदूर परेशान हो गया, कल कारखानों में काम करने वाला गरीब आदमी परेशान हो गया, जो रोज राशन लाता है वो परेशान, जो साप्ताहिक बाजारों से राशन लाता है हफ्ते में यानी महीने में 4 बार वो परेशान। ये परिस्थिति है और मैं बड़ा आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी से
इस 17 दिन में पहली बार कोई ऐसा प्रवक्ता आया जिसने कम से कम कुछ बातें सच्चाई के साथ मानी। जी डंग साहब ने यह माना कि परेशानी है, वरना अभी तक तो ऐसे ऐसे मित्र आए इस मंच पर भाजपा के, जिन्होंने कहा कोई परेशानी ही नहीं है अग्निहोत्री जी, पूरा देश मगन है, पूरा देश नृत्य कर रहा है, उत्सव मना रहा है। डंग साहब को मैं साधुवाद दूंगा, ईमानदारी से कुछ बातें कही, लेकिन मैं एक बात बार बार मेरे मन में कचोटती है। डंग साहब तो मेरे मित्र हैं, उनके लिए नहीं, राजनीति के लिए कहता हूं, सरकार के लिए कहता हूं, ये नोटबंदी का खेल सफल हो असफल हो बाद की बात, लेकिन ये बात डंग साहब जानते हैं, रिजवी साहब जानते हैं, बकार भाई जानते हैं, हमारे जानते हैं जो किसान नेता हैं, कि मौसम का चक्र और कृषि का चक्र, एग्रीकल्चर का जो साइकिल है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जी रबी की फसल की बुवाई का जो सीजन है वो इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि 500 का नया नोट आया कि नहीं आया। अरुण जेटली जी ने क्या बोला, खेती इस बात को नहीं सुनती। आरबीआई में उर्जित पटेल क्या कर रहे हैं, खेत के मौसम को इससे कोई सरोकार नहीं, या तो फसल होगी या फसल डूब जाएगी, दो ही रास्ते। और खेती डूबेगी तो देश डूबता है, ये डंग साहब ने भी देखा और हमने भी देखा। डंग साहब कोई आज के नेता तो है नहीं, पुराने आदमी है। आज भी तमाम सर्विस सेक्टर, दिस सेक्टर दैट सेक्टर कर लो, लेकिन एक बार पानी नहीं बरसता है ढंग से तो हिंदुस्तान की जीडीपी कांपने लगती है। ये सच्चाई है जी। और दूसरी बात में जो मुझे संवेदनशील मन के होने के नाते कचोटती है हर बार, चाहे सीमा पर लड़ाई हो तो भी गांव का लड़का मरता है, वो वही शहीद होता है डंग साहब। और चाहे देश के लिए कुर्बानी का मसला हो, किसान कुर्बानी देता है, खेत पर खड़े होके उसका बेटा कुर्बानी देता है, सीमा पर गरीब कुर्बानी देता है, मजदूर कुर्बानी देता है, रेहड़ी पटरी वाले कुर्बानी देते हैं। और कुर्बानी के बाद अगर कोई चीज अच्छी बन जाए, उसके परिणाम अच्छे हो जाए, फल देने लगे, यानी पेड़ लगाए गरीब, सींचे गरीब, मेहनत गरीब करे, और जब फल आ जाए तो कौन लोग खाए? देश के गिने चुने 200 उद्योगपति, 7-8 हजार नौकरशाह और 10,000 राजनेता, यही खाते हैं। जोड़ लो सबका नंबर कितना हुआ? 30,000 के आसपास में सब सिमट गया पूरा देश। डंग साहब, मन बहुत दुखी मन से एक बात कहता हूं जी। पिछले 3 साल में, ये राजेंद्र जी बैठे हैं इसलिए याद आ गया, डंग साहब पिछले 3 साल में प्राइवेट बैंकों की बात नहीं कर रहा, वो बैंक जो आपकी हुकूमत के अंडर में है, सरकारी बैंक, 3 साल में 29 सरकारी बैंकों ने इस देश के बड़े उद्योगपतियों के लोन 1,14,000 करोड़, 1,14,000 करोड़ बट्टे खाते में डाले हैं। क्या किसान का लोन बट्टे खाते में पड़ा? अरे 5,000 रुपए की वसूली के लिए किसान को फांसी लगानी पड़ी, इतना तंग कर दिया। पूछिए राजेंद्र जी से, उन उद्योगपतियों का कुछ नहीं हुआ। आज सरकारी बैंकों ने, प्राइवेट नहीं, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऐसे बैंकों ने 3 साल में 1,14,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया बड़े लोगों का लोन। मजदूर का लोन राइट ऑफ हुआ क्या कभी? लोन राइट ऑफ हुआ क्या कभी जिसने एक LIG मकान के लिए 4 लाख 5 लाख रुपया लिया? मित्र, कुर्बानी देने में हिंदुस्तान का किसान पीछे नहीं।
गरीब पीछे नहीं, मजदूर पीछे नहीं, वो ईमानदार है। लेकिन कुर्बानी के बाद जो चीज बने, जो व्यवस्था बने, उसमें उसको हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब ये नहीं चलेगा कि कुर्बानी केवल गरीब दे और मिठाई बाकी लोग खाएं। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। मेरे लिए नोटबंदी से बड़ा प्रश्न इस देश में यह है कि किसी भी तरह की कुर्बानी गरीब दे और कुर्बानी से जो फल आए वो बड़े लोग खाएं। वही 20-25 हजार लोग पूरे देश में। एक भाजपा के विधायक हैं, उनकी फोटो आई है डंग साहब, अपने 14 साल